बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक एक गांव था। वहां किशन नाम का एक आदमी अपने छोटे बेटे, बेटी और पत्नी के साथ रहता था। किशन बहुत ही गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती थी। कई दिनों से उसे एक भयानक रोग हो गया था। एक दिन किशन की पत्नी उससे कहती है, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि यह रोग मेरे शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। किशन उसे दिलासा देते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा इलाज बड़े वैद्य के पास करवाऊंगा। मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य में एक महान वैद्य रहते हैं। उन्होंने ऐसे रोगों से बहुत से लोगों का इलाज किया है। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतने बड़े वैद्य से इलाज करवा सकें। मुझे लगता है कि अब मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। यह सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद वही होता है जिसका डर था। पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं हो पाता और किशन की पत्नी का देहांत हो जाता है। किशन और उसके दोनों बच्चे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। एक दिन गांव में उसकी मुलाकात रमेश से होती है। क्या चल रहा है रमेश भाई? सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, सब बढ़िया है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? नहीं रे रमेश, कुछ भी सही नहीं है। एक तो मेरी पत्नी का देहांत हो गया, उसका दुख, और ऊपर से पैसों की तकलीफ। इलाज में बहुत पैसे लग गए, जिसकी वजह से मुझ पर कर्ज हो चुका है। ओ, ऐसी बात है। मैंने सुना है कि प्रधान जी को एक आदमी की जरूरत है कुछ काम के लिए। तुम वहां जाओ, शायद कुछ काम मिल जाए। अगर काम मिल गया तो पैसों की दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल ही प्रधान जी के पास जाऊंगा। चलो, अब मैं चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। अगले दिन सुबह किशन प्रधान जी के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात प्रधान जी के सलाहकार से होती है। ए आदमी, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? जी, मैं माधवपुर का रहने वाला हूं। मुझे पता चला है कि प्रधान जी को एक आदमी की जरूरत है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है। हमें एक लकड़हारे की जरूरत है जो प्रधान जी के लिए लकड़ियां काट सके। क्या तुम यह काम कर सकोगे? हाँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि ये लकड़ियां चंदन की हैं। तुम्हें पता है ये कितनी कीमती होती हैं। हाँ, मुझे पता है। आप चिंता मुक्त रहिए, मैं यह काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। यह सुनकर किशन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। अपने पिता को इतना खुश देखकर उसका बेटा पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। बेटा, मुझे प्रधान जी के यहां लकड़ी काटने का काम मिल गया है। इससे हमारा कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। मैं भी कल से आपके साथ काम पर आऊंगा ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूं। अगले दिन सुबह किशन लकड़ी काटने के लिए प्रधान जी के यहाँ पहुंचता है। वहां फिर से वही सलाहकार मिलता है। सलाहकार जी, बताइए लकड़ियां कहाँ हैं? ये रही लकड़ियां। ध्यान से काटना, एक भी लकड़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कीमती है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। जितनी लकड़ियां आप देंगे, मैं उतनी ही सही सलामत लौट आऊंगा। इसके बाद किशन वहां लकड़ी काटने का काम करने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन किशन की गरीबी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती। एक दिन किशन लकड़ी काटकर अपने घर जा रहा होता है। तभी थोड़ी देर में उसके घर पर गांव का एक सेठ आता है, जिसे देखकर किशन चौंक जाता है। आइए सेठ जी, बैठिए। बैठने को कह रहा है, भूल गया क्या तू? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, क्या भूल रहा हूं मैं? भोला मत बन।
तेरी पत्नी के इलाज के लिए जो पैसे तूने मुझसे लिए थे वो कब लौटाएगा? माफ कीजिए सेठ जी, अभी जो थोड़ा बहुत कमा रहा हूं उससे घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूं? ब्याज मिलाकर अब तेरे ऊपर पूरे 1 लाख रुपए हो गए हैं। 1 लाख? सेठ जी, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? जहां मर्जी से झुका मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे 1 लाख दे दो, वरना इससे भी ज्यादा ब्याज चढ़ता जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए जा रहे तुझसे तो अपना मकान खाली कर देना। इतना कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं चुका पाया तो सेठ मेरा घर छीन लेगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? घर में 2 वक्त का आटा भी नहीं है और 1 लाख रुपए कहां से चुकाऊं? इसी चिंता में डूबा किशन बैठा रहता है। तभी उसके घर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने को दे दो। आइए अम्मा, बैठिए। मैं पहले आपको पानी पिलाता हूं, फिर आपके लिए खाना बनाता हूं। किशन अम्मा को पानी पिलाता है और थोड़ी देर बाद उनके लिए खाना लेकर आता है और अम्मा को खाना देने के बाद कहता है, मुझे क्षमा करें अम्मा, लेकिन घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा है। यह खाना आपके लिए शायद पर्याप्त नहीं होगा। क्या करूं अम्मा, मेरे ऊपर गरीबी ही इतनी है। बेटा, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? चाहे खाना कम ही क्यों ना हो, तुमने अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे खाना दिया। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? अम्मा, भूखे को खाना खिलाना हमारा धर्म है, पर गरीबी इतनी है कि पूरा भोजन नहीं करा पाया। अम्मा, आप ज्ञानी हो, मुझे बताइए मैं इस गरीबी से कैसे बाहर निकलूं? इस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा। तुम अब पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हो। अम्मा, बच्चों को शिक्षा तो मैं भी दिलवाना चाहता हूं, मगर फिर से बात गरीबों पर ही आ जाती है। पैसे नहीं है कि मैं अपने लड़के को शिक्षा दिलवा सकूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी और उसे अच्छी शिक्षा दूंगी। अरे अम्मा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए, मैं अपने बेटे को बुलाकर लाता हूं। वह अपने बेटे नमन को बुलाकर लाता है और कहता है, बेटा, ये ज्ञानी अम्मा है, ये तुम्हें अपने साथ पढ़ाने के लिए ले जा रही है। बेटा, अगर तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तुम जाओगे ना बेटा? पिताजी, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं जरूर जाऊंगा और एक दिन हमारी गरीबी दूर करूंगा। साथ ही अम्मा जी की सेवा भी करूंगा। बहुत अच्छे बेटे, तुम संस्कारी हो। नमन खुशी खुशी अम्मा के साथ चला जाता है। अम्मा उसे अलग अलग विद्याएं सिखाती हैं। नमन बेटा, आज हम गीता के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही मार्ग बताते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है अम्मा जी। नमन ज्ञानी अम्मा के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और उनकी सेवा भी करता है। इधर किशन लकड़ी काटकर किसी तरह अपना गुजारा करता रहता है। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं। नमन जवान हो जाता है और उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। अम्मा, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब मुझे घर लौटना है। बेटा, मेरी दी हुई शिक्षा तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। तुम जरूर तरक्की करोगे और अपने परिवार को खुश रखो। यही मेरा आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर नमन वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पर किशन और उसकी बेटी नमन की राह देख रहे थे। पिताजी, भाई कब आएगा? अब तो 10 साल हो गए उसको देखे बिना। अभी आएगा बेटा, वो अभी आएगा। तभी वहां पर नमन नहीं बल्कि प्रधान जी का एक आदमी आ जाता है। किशन, तुम्हें इसी वक्त प्रधान जी और सलाहकार जी ने हाजिर होने के लिए कहा है। ये सुनकर किशन सोच में डूब जाता है और वह तुरंत ही प्रधान जी के सामने प्रस्तुत होता है। प्रधान जी, यही है वह जिसने चंदन की लकड़ियां चुराई है।
ये सुनकर कृष्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशन प्रधान जी से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं प्रधान जी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। ये सरासर झूठ है। प्रधान जी, ये लकड़हारा झूठ बोल रहा है। हमारे सेवक ने इसे 10 पेड़ काटने को दिए थे और जब वापस दिए तो सिर्फ 8 पेड़ ही निकले और फिर इसने 2 पेड़ बेच दिए। नहीं नहीं प्रधान जी, सेवक ने मुझे सिर्फ 8 पेड़ काटने के लिए दिए थे और मैंने 8 ही वापस लौटा दिया है। अगर ऐसी बात है तो मेरे वह 2 पेड़ गए कहाँ? क्या प्रधान जी आप भी? जब पेड़ यही काट कर लाता है तो पेड़ इस लकड़हारे ने चुराए हैं और फिर उन पेड़ को भेज दिया। नहीं नहीं प्रधान जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ऐसी बात है तो बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने पेड़ नहीं चुराए? पेड़ तो सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं काटने के लिए। प्रधान जी, मैं क्या सबूत दूं कि मैंने पेड़ नहीं चुराए? सेवक ने जितने दिए थे उतने ही मैंने वापस दिए हैं। देखो, यह सब बातें यहां नहीं चलेंगी। राज सिर्फ सबूत से चलता है। कल सुबह तुम अपना सबूत लेकर आना, वरना चोरी के मामले में 10 साल की जेल भुगतनी होगी। ये सुनकर किशन चिंता में पड़ जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? आप अचानक कहाँ चले गए थे और इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं तुम्हारे आने की खुशी भी नहीं मना पाया। सलाहकार ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने चंदन की लकड़ियां चुराई है। उसने कहा है कि सेवक ने 10 पेड़ दिए थे और 2 पेड़ गायब है। अरे, ऐसे कैसे किसी निर्दोष पर इल्जाम लगा सकते हैं? आपको याद है ना पिताजी कि आपको 8 पेड़ काटने के लिए दिए गए थे? हाँ बेटा, मुझे पूरी तरह याद है। हे भगवान, मेरे ऊपर पहले दुख कम था क्या जो आपने यह भी जोड़ दिया? कोई बात नहीं पिताजी, आप दुखी मत होइए। हमें पता है कि आप निर्दोष हैं। मैं छोटी बहन से पूछता हूँ। बहन, इधर आओ। हाँ भैया, बोलिए। जब सेवक पिताजी को लकड़ी काटने के लिए देने आया था, तब उसने कितने पेड़ दिए थे? हाँ भैया, मुझे अच्छी तरह याद है। सेवक ने पिताजी को 8 पेड़ ही दिए थे। हाँ बेटा, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रधान जी और सलाहकार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबूत देना होगा और कल तक का समय दिया है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाई बहन आप पर पूरा विश्वास करते हैं। आप चोरी नहीं कर सकते। बच्चों, तुम दोनों को तो मुझ पर विश्वास है, लेकिन प्रधान जी और सलाहकार को नहीं। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो मुझे दोषी बताकर जेल में डाल दिया जाएगा। सालों से पूरी जिंदगी में मुझे सुकून नहीं मिला और अब यह मुसीबत। पिताजी, अब बेफिक्र हो जाइए। मैंने जो शिक्षा ज्ञानी अम्मा के पास ग्रहण की है, वह अब काम आएगी। कल मैं प्रधान जी और सलाहकार से बात करूंगा, फिर देखना क्या होता है। अगले दिन सुबह किशन और उसका बेटा नमन प्रधान जी के पास जाते हैं। हाँ तो किशन, क्या तुम उस बात का कोई सबूत लाए हो? यह सुनकर नमन बोलता है, प्रधान जी नमस्ते। मैं साबित करूंगा कि मेरे पिताजी सच्चे हैं। वो कभी चोरी कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, लेकिन कुछ सबूत तो होना चाहिए ना? सबूत भी है प्रधान जी। तो बताइए सलाहकार जी, आप कह रहे हैं कि आपके सेवक ने काटने के लिए 10 पेड़ दिए थे। उनमें से 2 पेड़ दिए गए हैं और पिताजी कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ 8 ही पेड़ मिले हैं। हाँ, वही तो बात है। सेवक ने 10 पेड़ दिए थे और 2 तुम्हारे पिताजी ने बेच दिए। अच्छा, तो जिस समय आपने पेड़ दिए थे उस समय वहां कौन कौन था? प्रधान जी, मैंने जब 10 पेड़ दिए थे तब किशन और उसकी बेटी ही वहां मौजूद थे। इसलिए यह लड़का अपनी बहन का सबूत देगा प्रधान जी। अरे, यह लड़का अपनी बहन का सबूत देगा? वह तो यही बोलेगी कि पिताजी ने चोरी नहीं की, लेकिन हम वो कैसे मान लें? हाँ लड़के, देखो ऐसा सबूत यहाँ पर नहीं चलेगा। सलाहकार जी, आपके सेवक के पास क्या सबूत है कि उसने 10 पेड़ काटने के लिए दिए थे? अरे लड़के, तू सलाहकार और सेवक के ऊपर शक कर रहा है। क्या मुझे ऐसे ही प्रधान जी ने सलाहकार बना दिया है? और रही बात सेवक की, तो वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके सेवक ऐसा काम नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पिताजी भी ऐसा नहीं कर सकते। ओ लड़के, तू ये सब घुमा फिरा के बातें करना बंद कर। तेरे पास अगर कोई प्रमाण है कि तेरे पिताजी ने चोरी नहीं की है,
तो साबित कर। हाँ लड़के, तुम सलाहकार और सेवक के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना छोड़ दो। कोई सबूत है तो बताओ, वरना किशन को हम जेल में डाल देंगे। प्रधान जी, सलाहकार जी, आप शांत हो जाइए। मेरे पास सबूत हमारे घर का पेड़ है। अरे वो पेड़ क्या बोलेगा कि किशन ने चोरी नहीं की? मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये क्या बात हुई भाई, पेड़ कैसे बताएगा? ये थोड़ी न संभव है कि पेड़ यहां आकर बोलेगा। अरे हम पेड़ के पास भी जाएंगे, लेकिन पेड़ बोलता भी है क्या? देखो युवक, सच सच बताओ, ये कैसी बात हुई कि पेड़ सच का जवाब देगा? पेड़ तो नहीं आएगा, लेकिन हम पेड़ के पास जाकर सच क्या है वह उगलवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम पेड़ के पास जाकर उससे पूछेंगे। हमें पेड़ के पास जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह लड़का मानसिक बीमारी से पीड़ित है। नहीं प्रधान जी, मैं कोई पागल वागल नहीं हूं। मैंने 10 साल की शिक्षा ग्रहण की है। अम्मा ने मुझे योग माया भी सिखाई है, जिससे मैं किसी भी निर्जीव वस्तु को अपनी शक्ति और शिक्षा से बोलता हुआ बना सकता हूं। आपको अगर विश्वास न हो तो चलिए, मेरे घर पर क्या सत्य है और क्या झूठ सब पता चल जाएगा। क्या सच में वहां पेड़ बोल सकता है? हाँ सलाहकार जी, मैंने भी उस ज्ञानी अम्मा की शिक्षा के बारे में काफी सुना है। शायद यह लड़का जो कह रहा है वह सत्य हो सकता है। चलो सब उस पेड़ के पास चलते हैं और देखते हैं क्या सच है। प्रधान जी का यह आदेश सुनकर सलाहकार बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वह पेड़ सब बोल देगा। यह सोचकर सलाहकार घबराते हुए बोला, प्रधान जी, मुझे अभी याद आया कि वह पेड़ मैंने गलती से अपने आंगन में ही छोड़ दिए थे। मुझे अब याद आया। ये क्या बोल रहे हो सलाहकार? मुझे अब भी दाल में कुछ काला लग रहा है। साफ साफ बताओ क्या बात है। प्रधान जी, सलाहकार हमसे कुछ छुपा रहे हैं, तभी ये सब बोल रहे हैं। जो भी है सच बोल दीजिए, वरना हम पेड़ से जाकर पूछ लेंगे। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वह पेड़ मैंने ही चुराए थे और बेचकर जो पैसे मिले वह मैंने अपने पास रख लिए। क्या बोले? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे तुम्हें अपना सलाहकार कहने में भी शर्म आ रही है। इस सलाहकार को ले जाकर जेल में डाल दिया जाए। वाह नमन बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम सच में ऐसी विद्या जानते हो? नहीं नहीं प्रधान जी, वह तो मैंने सच उगलवाने के लिए नाटक रचा था। वाह, बहुत खूब बेटा नमन। आज से हम तुम्हें अपना सलाहकार बनाते हैं। मुझे तुम्हारी बुद्धि का कार्य बहुत अच्छा लगा। ये बात सुनकर किशन और नमन बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैं जेल जाने से बच गया और अब मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। उस ज्ञानी अम्मा ने सच कहा था कि शिक्षा से तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। नहीं पिताजी, यह सब आपकी ही कृपा है, जो आपने मुझे इस काबिल बनाया। इसी तरह नमन, उसके पिता किशन और नमन की बहन खुशी खुशी रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और गरीबी से बाहर निकल गए।